डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेकंड टर्म का जो फिजिक्स का पेपर है, इसका पूरा सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं, मैं बता दूंगा वीडियो के दौरान। तो यहाँ पे जो है पहला आपको डिफाइन करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस को, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात को। तो यहाँ पे जो है ये प्रतिवर्ती धारा के प्रवाहक में जो प्रेरक द्वारा लगाया गया अवरोध है वही प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन ए एसी सर्किट टू फ्लो ऑफ एसी करंट। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश में समझ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम से हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर शो करना है आपको कैपिटिटिव रिएक्टेंस एक्स सी विद फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो फ्रीक्वेंसी और एक्स सी के साथ में जो हमारा प्रेरकीय प्रतिघात के साथ में जो आलेख होता है वो इस तरह का होता है। आपका हिंदी का कोर 1 कंप्लीट करा दिया गया है, इंग्लिश कोर 1 कंप्लीट करा दिया गया है, हिंदी इलेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया है, फिजिक्स आप देख रहे हैं, अकाउंट्स और आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दिया गया है। आपके जो दोस्त हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, उनको आप बता सकते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए अपने व्हाट्सएप से, ग्रुप से, ताकि जो है उनको सॉल्यूशन मिल जाए। इसके बाद में राइट करना है आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो हमारा यहाँ पर इस तरह से आपने पढ़ा भी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस में फाई नॉट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका दहली आवृत्ति को परिभाषित करना है, यानी थ्रस होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर ए मेटल सरफेस बिलो विच द इंसिडेंट लाइट कैन नॉट बी इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, वही जो है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि देहली आवृत्ति होती है। अगला जो है आपको डिफरेंस करना है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में और एनर्जी बैंड बना करके। तो एनर्जी बैंड इस तरह का होता है पी टाइप का, इस तरह का होता है एन टाइप का। यहाँ पर सी बी जो है आपका कंडक्शन बैंड जो है, चालन बैंड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे चालन बैंड हिंदी वाले लिख लेंगे, और यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को स्वीकर्ता ऊर्जा स्तर बोलते हैं, तो यहाँ पे स्वीकृता ऊर्जा स्तर लिख लेना। इसी तरह से डोनर को हम दाता ऊर्जा स्तर बोलते हैं, तो यहाँ पे हिंदी वाले दाता ऊर्जा स्तर लिख देंगे। नीचे जो है वीबी और सीबी हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको संयोजी बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है शो करना है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो हमारा जो है ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, और ये ग्राफ आपको याद भी रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आवर्ती पर संग्राहक विभव के साथ धारा में परिवर्तन को दिखाना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है। तो तरंगों पर प्रत्येक बिंदु अपने आप में गोलाकार तरंगों का स्रोत है, जो प्रकाश की गति से आगे की दिशा में फैलता है, और इन गोलाकार तरंगों का योग जो है तरंगाग्र बनाता है। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इस जो है इस सिद्धांत का प्रिंसिपल है। तो आप एक नंबर में जो है डेफिनेशन लिख देंगे। अगला जो बी सेक्शन है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बी सेक्शन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द सिंबल। सिंबल जो दिया गया है इसको पहचान करना है। तो देखिए इस सिंबल में ये वाला जो पार्ट है ये एंड गेट है, और आगे वाला जो पार्ट है ये नोट गेट है। तो दोनों एंड और नोट मिल करके आपका नांड गेट बनाते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया नांड गेट। बी पार्ट में है ट्रुथ टेबल नांड और ओर गेट का देना है। तो ट्रुथ टेबल जो है हमने आपका नांड गेट का और ओर गेट का दोनों का दे रखा है, साथ ही साथ सिंबल भी दिया है, ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि सिंबल इस टाइप का होता है। ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकता है कौन सा सिंबल किसका है। ठीक है, तो ये सिंबल भी आपको याद रखने हैं। तो सारणी आप यहाँ से देख सकते हो। अगला जो है सभी का बुलियन एक्सप्रेशन, जो आपको पता होता है कि जो नांड गेट होता है ए इंटू बी इक्वल्स टू वाई आउटपुट होगा, और आपका ए प्लस बी वाई आउटपुट और गेट का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये सब कुछ आपको बेसिक्स चीज़ें बताई गई होंगी। अगला जो क्वेश्चन है, राइट करना है एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कोई भी लिख सकते हो कि ये जो है त्वरित और दोलनामय आवेशों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, यानी परपेंडिकुलर होती हैं। ये तरंग अनुप्रस्थ होती हैं तथा निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इनका ध्रुवीकरण हो सकता है, और इनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ हमने नीचे भी लिखी है, आप इनको भी देख सकते हैं। अगला जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ से उतार लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10वां, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। तो फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स व्हाट इज द, तो क्या क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
बतानी है, आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा बतानी है, निरोधी विभव यानी स्पोर्टिंग पोटेंशियल बतानी है, और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति जो है, मैक्सिमम स्पीड एमिटेड जो फोटोन है उनकी बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले हम निकाल रहे हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा, जो कि हमारे से पहला पार्ट पूछा गया है। तो ए पार्ट जो है यहाँ मेंशन किया है मैंने, ऊपर लिख दिया था हिंदी में, नीचे लिखा है वर्क फंक्शन फाई नोट जो हमें दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कार्यफलन इसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ कार्यफलन हमारे को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। फ्रीक्वेंसी यानी प्रकाश की आवृत्ति जो है हमें दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख लेना। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा दिया जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है K = HV - φ0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एच म्यू, तो यहाँ पर जो है के आपका तो वही रहेगा, और आपका एच की जो वैल्यू होती है वो हमारी जो वैल्यू होती है एच म्यू की, वो हमारी वैल्यू होती है ये वाली, पूरी वैल्यू ये होती है अपॉन में 1.6 × 10⁻19 जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसको भी हम इसमें लेते हैं। आपको ये जो है इसकी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे, और जो क्योंकि हमारे को ये जो एच वी है ना, म्यू है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमारे को ऑलरेडी 6 × 10⁻, हमारे को केवल ये जो छोटा सा ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक ये पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ये दोनों आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 6.6 × 10⁻−34 और 1.6 × 10⁻−19 जो है वैल्यूज़ होती है। आपकी एच की वैल्यू ये हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका एच की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो है ये आपका इक्वेशन में रखोगे। साथ ही साथ आपको जो है म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू की जो वैल्यू है आपको फ्रीक्वेंसी में, ये आपको कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्स। तो यहाँ पे आप जो है इसको लिख दोगे, ये रहा 6 × 10⁻14 हर्ट्स। अब इसको लिखने के बाद में जो है आप इसमें से माइनस करना है फाई नोट की वैल्यू को। फाई नोट की वैल्यू हमारे को दे रखी है कि ये है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको रखा समीकरण में, इस इक्वेशन में रखा, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट जो इसमें बोल रहा है कि हमें निरोधी विभव यानी आपको जो है निकालना है निरोधी विभव, जिसको हम मानते हैं वी नोट। के लिए हम गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं K = E V0, ठीक है। और वी नोट निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास K/E, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो क्लियर हुआ आपको, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे हमें बस फॉर्मूले में रखनी है वैल्यूज़। तो हमारे पास के की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ई का जो चार्ज होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, वो होता है 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई साथ में है तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे डाली है, ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में कट जाए, हमारे पास वैल्यू वापस से वही आ जाएगी सेम। केवल वोल्ट में लेना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, सॉरी, हमारी निरोधी विभव की बात हो रही है, वो वोल्ट में ही आता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे केवल वोल्ट है, ध्यान रखना है। तो आपको यूनिट का भी बहुत विशेष तरह से ध्यान रखना होगा। तो ये सेकंड पार्ट, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति जो है v है, ठीक है। इसलिए गतिज ऊर्जा के संबंध को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यानी कि इसको मैंने ये जो सी पार्ट निकाल रहा हूँ, इसको हम ज्ञात कर रहे हैं। तो K = 1/2 mv² होता है, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है। और यहाँ पे जो m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है कितना होता है, 9.1 × 10⁻30 kg इज़ द मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मास होता है आपका। अब ये मास जो आपको केवल यहाँ पे पुट करना है वैल्यू में, और आपको v की वैल्यू जो है निकल जाएगी। तो आप इसमें एम के की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हमने निकाली थी, वो रखेंगे। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शांति से देखिए कि वी, हमने इस फॉर्मूले को चेंज किया तो यहाँ से चला गया इधर, तो ये हो जाएगा 2K/m, और के की वैल्यू हमारे पास ऊपर ही है। तो के की वैल्यू रख करके और एम की वैल्यू रख करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 332.3 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी की बात हो रही है, किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड जो 11th जो पार्ट है, इसमें जीनर डायोड जो है आपको बताना है क्या होता है, और इसको वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे उपयोग कर सकते हैं ये भी समझाना है। तो जेनर डायोड जो है भारी डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल का डायोड होता है, जो आदर्श डायोड की भांति आगे की दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। जब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से के रूप में ज्ञात निश्चित मान से ऊपर हो जाता है, यानी कि जो हमने सेट वोल्टेज रखा है उससे ऊपर हो जाता है, तो यह विपरीत धारा दिशा में जो है धारा को प्रभावित होने देता है। यही चीज़ हमने इंग्लिश में समझाई है। अब इसका जो है आपको
सर्किट डायग्राम इस तरह का बनाना होगा। ये आपका जेनर डायोड का सिंबल है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए इन दोनों पॉइंट से ए और बी मानते हैं, इन दोनों से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एक्चुअली इसका काम क्या है, बस इतना बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होगा, तो वो जब अगर करंट ज़्यादा आया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये कम कर देगा। अगर यहाँ पे करंट कम आया तो रेजिस्टेंस ये बढ़ा देगा। यानी कि आउटपुट किसी भी तरह से वो अपने हिसाब से बिल्कुल कांस्टेंट रखेगा, यानी नियंत्रित वोल्टेज जो हमें देगा। इसको हम VZ से डिनोट करते हैं, नियंत्रित वोल्टेज को, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इसमें समझानी है कि वोल्टेज नियंत्रक के रूप में ये जेनर डायोड कैसे काम करता है। इस परिपथ को हमको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं आराम से। पूरा का पूरा चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है, लास्ट तक यहाँ तक आप कंप्लीट इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगले पार्ट की बात करते हैं। इसी का जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो भी लिखेंगे तो उनके लिए भी लिखा हुआ वही सेम डायग्राम रहेगा और प्रिंसिपल वही रहेगा। जो चीज़ ऊपर मैंने समझाई है, ये चीज़ आपको जो लिख करके यही चीज़ आपको नीचे भी यहाँ पे समझाई गई है। तो ये तो पूरा का पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। बाकी मैंने सिंपली बता दिया कि आपका जब करंट हाई आएगा तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और अगर करंट लो आया तो रेजिस्टेंस हाई जो हो जाएगा। यानी कि करंट ज़्यादा आएगा तो ये क्या है कि आपस में एक दूसरे को समन्वय करके जो है करंट को रेगुलेट करता है। यानी कि करंट और रेजिस्टेंस जो है आपस में समन्वय करते हैं। एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा कम होगा तो एक ज़्यादा होगा, ताकि जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये जेनर डायोड का जो है काम होता है। अगला जो पार्ट है यूजिंग फेजर डायग्राम, आपको LCR परिपथ जो है उसके बारे में इम्पीडेंस निकालना है। तो सबसे पहले LCR परिपथ इस तरह का बनाएंगे। ये इसका डायग्राम है। इस परिपथ में हम समझा देंगे कि परिपथ होता क्या है। LCR कभी कभी पूछ लेता है LCR परिपथ क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन बता दोगे। ये डायग्राम हो जाएगा और इस डायग्राम में जो है आपका क्या क्या किसका मान होगा, ये चीज़ें हम बता देंगे 1 2 3 पॉइंट से। अब इसको मैं हम बताएंगे कि कैसे ये निकलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ये डायग्राम जो होता है LCR परिपथ का जो है आपका चित्र होता है, ठीक है, परिमाणी विभवांतर के बीच में। तो यहाँ पे VL, C और R तीनों चीज़ें ले रखी है और ये वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ पर VL इक्वल्स टू V माइनस VC है। और ये जो ग्राफ है ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। और ये L माइनस वी सी है तो ये भी VL माइनस VC हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ, लेकिन हमें इसको निकालना है। निकालने कैसे, तो यहाँ पे देखोगे पाइथागोरस प्रमेय हम यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है 10th क्लास में, तो पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पता होगा। तो वी स्क्वायर हमें जो है निकाल लेना है। वी स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिंपली पता है कि आपका लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर होता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि VL माइनस वी सी है तो VL माइनस वी सी ये है। तो VL माइनस वी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार कितना है VR है तो VR का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। इसकी वैल्यू देखो, VL माइनस वी सी है इसकी वैल्यू किसकी, यहाँ से यहाँ तक मैं बता दूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू जो है VL वी सी है, ठीक है। तो अब समझिए कि आपका ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका क्या होगा, VLVC होगा। अब हमें फॉर्मूले में डालना है, सिंपली इस फॉर्मूले में डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। और वहाँ पर जो है V=IR होता है, ओम का नियम आप अच्छी तरह से जानते हैं। और VL जो है IXL हो जाएगा और VC है जो IXC हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रखते हैं, हमें सॉल्व करना है। तो हमारे को ये चीज़ सॉल्व करनी है तो हमें ये रिप्लेस कर रहे हैं। ये रिप्लेस करके सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जो है पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। ऊपर का परिपथ मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का परिपथ जो है इस टाइप का रहेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का रहेगा। इसमें VL माइनस VC ये है तो VL माइनस VC ये वाली लाइन भी, डॉटेड लाइन ये भी हो जाएगी, ठीक है। ये VR है तो ये डैश डैश लाइन भी VR हो जाएगी। और ये वाला हमें निकालना है जो कि कर्ण होता है, यानी कि आपका हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आधार तो आपका VR है और आपका जो लंब है वो परपेंडिकुलर VL माइनस VC है, ठीक है। तो VL माइनस VC हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसमें आपको V की और VL की और VC की जो है वैल्यूज़ जो है I के फॉर्म में हमने रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने अगर ओम का नियम ढंग से पढ़ा है तो यहाँ पर जो है हम इस परिपथ को सॉल्व करते जाएंगे, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। और यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आई स्क्वायर को साइड में ले लेंगे, पूरे से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ में आई को उधर ले जाएंगे तो V अपॉन में आई हो जाएगा। V अपॉन आई आपको पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जेड होता है, जो कि हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो
ओम के नियम से V अपॉन आई जो है परिपथ का प्रतिरोध है, मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस है तो इसको हम किससे चेंज कर देते हैं, जेड से, क्योंकि हमें इम्पीडेंस बताना है तो इसको हम जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जेड बराबर यही समीकरण लिख देंगे, यह रहा हमारा समीकरण। तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसको आगे भी करते हैं तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि जो एक्सएल और एक्सी है इसकी वैल्यू ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी होती है, तो हम एक्सएल की जगह ओमेगा एल और एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है इस तरह का बन जाएगा। तो ये दोनों ही इक्वेशन सही हैं, आप चाहें तो कोई सा भी लिख सकते हैं। मैं कहूँगा लास्ट तक आइए, क्योंकि आपको केवल रिप्लेस करना है एक्सएल को डब्ल्यू ओमेगा एल में और एक्सी को 1/ओमेगा सी में, बस इतना ही करना है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अगले पार्ट की बात करें तो इसी का इंग्लिश वर्जन भी मैंने दिया है यहाँ पर, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, वही परिपथ का चित्र है। फिर से आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दी गई वो सारी चीज़ें बता देनी है लिख करके आराम से। लिखने के बाद में जब है आपको ये ग्राफ देना है, ग्राफ में मैंने बताया वी एल माइनस बी सी ये है तो वी एल माइनस बी सी ये भी होगा, ठीक है। और आपको जो है ओ पी निकालना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे तरह से पता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, वी आर क्या होगा, वी एल क्या होगा, वी सी क्या होगा, ठीक है, ये सारे के सारे दे रखा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो है 2-4 लाइनें लिख देनी है, नहीं तो इसमें से आप लाइनें हटा भी सकते हो, ये समझाने के लिए लिखा गया है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा और याद हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है ट्रायंगल का, जो कि मैंने ऊपर समझाया उसी तरह से यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस जो है स्क्वायर रूट लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से और ये अंडर रूट में आ जाएगा। वी अपॉन आई हम जानते हैं, अगला स्टेप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इम्पीडेंस इज गिवन बाई जेड, तो हम वी अपॉन आई को जेड से चेंज कर देंगे और यही समीकरण जो हमारी यहाँ रहेगी। और हमें पता है कि एक्सएल जो है ओमेगा एल और एक्सी जो है 1/ओमेगा सी होता है, तो इसको हम चेंज करके ये वाली इक्वेशन बना देंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें डिफाइन करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, उसके बाद में आपको बताना है राइट ए कंडीशन ऑफ फोर्थ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, इसकी शर्त क्या है। उसके बाद में क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहला जो है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए डेफिनेशन लिखी गई है। अब इसके बाद में है जो इसकी आवश्यक शर्तें क्या है, तो एक तो प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तांक के माध्यम से कम अपवर्तांक के माध्यम में प्रवेश करे, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। और दूसरा है आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका मस्ट बी ग्रेटर देन जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे इसका लिखा गया है। इसके बाद में आपका थर्ड जो है क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक बताना है, यानी कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल का जो होता है वो साइन आई सी, आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, साइन आई सी इजकल्स टू 1 में म्यू होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद बोथ फेसेस हैज़ द सेम, यानी कि आपका जो कॉन्केव लेंस होता है आपको पता है अच्छी तरह से कि आपका जो है डबल वाला है, तो इस तरह से होता है, एक साइड ये होगी, एक साइड लेफ्ट में, एक साइड राइट में, ठीक है। तो एक लेफ्ट वाला एक नेगेटिव होगा और एक आपका पॉजिटिव होगा, हमें पता है अच्छी तरह से इस बात को। तो बस यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, देखो यहाँ पे फोकस जो है हमें दे रखी है 20 है, और म्यू जो दे रखा है 1.5, यहाँ पे देखो 20 ये दे रखी है और म्यू दे रखा है 1.5, ये रहा, ठीक है। तो इसको हमने रखा R1 जो है उसमें R1 जो है आपके R के बराबर ही होगा और R2 जो है वो भी R के बराबर होगा, लेकिन ये जो है आपका कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर जो है आपका सॉरी कॉनकेव डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि आपका इधर भी है उभरी हुई परत इधर भी है, तो एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो R एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक R नेगेटिव लेंगे। बस इसके बाद में सीधे सीधे फॉर्मूले जो हैं उस फॉर्मूले में हम पॉइंट आउट कर देंगे, जो कि हमें लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इजकल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। ये जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले में जो है लेंस मेकर फार्मूला है, इस फार्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे 1/f रखा तो f की जगह 20 है, 20 रखा, ये रहा। म्यू की जगह आपको दे रखा है 1.5, तो 1.5 रखा, 1 कांस्टेंट तो साइज हाथ में, 1/R1, R1 की वैल्यू r है और R2 की वैल्यू माइनस r है। अगर हम ब्रेकेट खोलेंगे तो R प्लस हो जाएगा, जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/r, तो 2/r लिख दिया। 1/20 तो पहले से ही था ही, और यहाँ पर जो है 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 बचेगा। अब ये हमारे पास समीकरण ये आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है r की वैल्यू है
वो आ जाएगी 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है, जहाँ जहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी लिखना है वहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप उसको नोट कर लेना। अगला जो है स्टेट न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशन ड्राइव द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन भी बताना है। सबसे पहले तो आपको जो है साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। तो मूल बिंदु जो है पी को माना जाता है जहाँ से सारी दूरियां नापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी जाती है, जिन्हें धनात्मक के रूप में लेते हैं, और जो दूरियां आपतित किरण की दिशा से विपरीत होती हैं उनको हम जो है ऋणात्मक के रूप में लेते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने चिन्ह पर पट्टी देखो, यहाँ पर जो मान लो ये आपका लेंस है, अगर इससे आप लेफ्ट में जाते हो तो आपका ऋणात्मक होगा, और राइट में जाते हो तो धनात्मक होगा, नीचे आओगे तो ऋणात्मक होगा, और ऊपर जाओगे तो धनात्मक होगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें हमने लिख रखी है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आ गया, यही चीज़ लिखी है, बस कुछ नहीं है। जो उस चित्र में मैंने अभी आपको दिखाया इस चित्र में वही चीज़, और ये आपके सारे सोल्यूशंस बना दिए गए हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लिखे, तो हिंदी मीडियम यहाँ से उतार ले और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से उतार लें। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ चिन्ह पर पट्टी को मैंने चित्र द्वारा भी समझाने की कोशिश की है। ये आपका जो है, अगर आप राइट में जाओगे तो धनात्मक दूरी होगी, लेफ्ट में जाओगे तो आपकी ऋणात्मक दूरी होगी, ऊपर जाओगे तो धनात्मक होगी, नीचे आओगे तो ऋणात्मक होगी। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपको ये चीज़ जो है प्रूव करनी है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जो है इस टाइप का डायग्राम जो बनेगा आपका गोलीय दर्पण का, जो अपवर्तांक के लिए अपवर्तन के लिए ये वाला डायग्राम आपके पास होगा, नहीं होगा तो इससे भी ये डायग्राम कई तरह से बनता है। मैंने सिंपलेस्ट डायग्राम ड्रॉ किया है। और यहाँ पे जो है डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ट्राइंगल्स लेने हैं और पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है और जो है हमें सीधा सीधा पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि इस चित्र में क्या चीज़ क्या है। पहले तो ये आपको समझ लेना है, समझने के बाद में जब आप इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में ये डायग्राम समझोगे, तो यहाँ पर आराम से ये पूरा का पूरा जो है आप समझ लीजिए। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा जो चीज़ है इसको डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद में हम आते हैं नीचे, जो है कौन सा एंगल क्या है ये चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, और कौन सी वैल्यू किसके बराबर होगी, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद में हमने अल्फा बीटा गामा जो मुख्य अक्ष के साथ में कौन कौन से आंतरिक कोण हैं वो हमने बता दिए अल्फा बीटा गामा को। अल्फा बीटा और गामा के जो वैल्यूज़ है हम फाइंड आउट करेंगे। अब स्नेल के नियम के अनुसार जो है साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू म्यू होता है, ये तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो है हमको अल्फ़ा बीटा और गामा को यूज़ करना है, इस फॉर्मूले में डालेंगे। यहाँ पर जो है हमारा ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले के अंदर अल्फ़ा बीटा और गामा को डालेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू बीटा प्लस गामा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जो है हम नीचे निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास में एच अपॉन में माइनस यू, बीटा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन में माइनस वी, और गामा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन में आर। इन तीनों की वैल्यू आ गई। इसको हम इस समीकरण में, यानी कि समीकरण नंबर 20.3 है, इसमें रख देंगे अल्फ़ा बीटा का मान रखते ही हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो हमारे को जो प्रूफ करना था वो जो संबंध है हम यहाँ पे स्थापित होता हुआ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो है ये आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया आपको? तो जब तक आप खुद एक बार पढ़ोगे नहीं, मैंने तो बता दिया कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है, लेकिन आप जब करोगे खुद बैठ करके तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखने में तो आपको आसान लग रहा है कि हाँ चलो सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पॉज करना है वीडियो को, या फिर पहले उतारना है, उतारने के बाद इस डायग्राम को देखना है, इस डायग्राम को क्या क्या चीज़ें इस डायग्राम में समझाई गई है वो समझना है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा का निकाल लिया हमने, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को रखना है, और हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इसी का इंग्लिश वर्जन, जो अगर आप जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन में इसको चाहते हैं तो इस तरह का डायग्राम जो है अल्फ़ा बीटा गामा का डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है। हिंदी वाले मीडियम के स्टूडेंट भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो इनके लिए जो सोल्यूशन बनाया हूँ उनको वही सोल्यूशन पढ़ने दे। तो आप जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ से शुरू करेंगे। लेट्स एस पी एस डैश बी द ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ से हम बताएंगे कि हमने माना कि ये है, और डायग्राम जो है नीचे दिया गया, इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, या फिर इसको बनाएं कॉपी में, उसके बाद में आप इस चीज़ को पढ़ें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जो है समझ पाएँ। अब यहाँ पर आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट समझना है, ओ तक, इमेज ओ तक। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ समझ लोगे। इस पैराग्राफ में केवल क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए ही सारा प्रोसेस है, समझाना तो पड़ेगा।
और जैसा मैंने आपको बताया ऊपर वैसे ही है, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो सॉरी अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को जो है हम रखेंगे इक्वेशन में। स्नेल्स लॉ को हम जानते हैं, स्नेल्स लॉ के अंदर जो है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे हमने पॉइंट्स समझा रखे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। इसको पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद में जो है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी डी ए एम ओ क्या है, ये सब कुछ मैंने इस डायग्राम के हिसाब से समझाया है इसमें। तो आप इसको जो है पॉइंट वाइज जो है समझेंगे स्नेल्स लॉ को, यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ो, तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको पढ़ लिया, यहाँ पे जो है हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू जो है हम निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू निकल गई और गामा की वैल्यू निकल गई। अब जो है सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू इन 5 इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो इसको हम पुट कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो है इसको हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पे बता देते हैं कि u और v और r जो है वो डिस्टेंसेस है कौन से ऑब्जेक्ट के, इमेज के, ठीक है, कर्वेचर के। और यहाँ पर जो है उस वैल्यू को रखेंगे, तो हमारे पास जो है उस वैल्यू की फाइनल जो पोजीशन है ये आ जाएगी n2 अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, तो ये चीज़ें जो डेरिवेशन कभी भी दी जाती है, तो डेरिवेशन जो है हमेशा हमें जो है ये n की जगह, यहाँ पे देखिए म्यू है, वहाँ पर आप n की जगह म्यू कर दोगे, बस इतना ही है। फ़र्क कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार ये म्यू है, इसमें तो म्यू बता दिया, इसमें म्यू नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, कई कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो जहाँ पर n है ना वहाँ पर हम n की जगह म्यू कर लेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो आपने देखा स्नेल का नियम जो लिखा था, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होता है नियम, मतलब अलग अलग बुकों में अलग अलग रेफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे म्यू 1 और म्यू 2, अब हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को निकाल, इसको मान लो यहाँ तक आपने निकाल लिया। ठीक है, इस डेरिवेशन को यहाँ तक निकाल लिया आपने, प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया यहाँ तक। अब क्या करोगे आप, लेट n1 इक्वल्स टू म्यू 1 और n2 इक्वल्स टू म्यू 2 लिख दोगे। लेट यानी कि माना n1 इक्वल्स टू म्यू 1 है और n2 इक्वल्स टू म्यू 2 है, देन वापस से आप लिख दोगे म्यू 2 अपॉन में v माइनस म्यू 1 अपॉन में u इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में r। सिंपल सा है, बस केवल आपको बता देना है एक बार एग्जामिनर को, या यहाँ पे लिख देना है कि हमने म्यू 1 को n1 माना है और म्यू 2 को n2 माना है, बस उसको वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन जो है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ यंग मॉडुलस, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका जो फ्रिंज विड्थ है उसको निकालना। अभी एक्चुअली क्या है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि फ्रिंज विड्थ होता क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, कैसे है, क्या है। देखो, कभी आप अंधेरे में जब टॉर्च सामने जलाते हो और प्रकाश की किरण किसी चीज़ पे पहुंचती है, तो आपको वो वाला एरिया पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके अगल बगल में थोड़ी थोड़ी रोशनी से उसका कलर दूसरा वाला साइड वाला भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि इस डायग्राम में देखो, आप जहाँ पे ज़्यादा रंग दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्रकाश की किरण ज़्यादा है, और जहाँ पर कम दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्रकाश की किरण कम है। अब इसको क्या है, हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है करेंगे, तो इसमें क्या है, इस तरह का एक डायग्राम बनेगा जिसमें कोई एक लाइट सोर्स है जो एस है, और यहाँ से लाइट सोर्स जो है ये पास हो रही है। तो हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो हमने दो स्लिट ले लिए, S1 और S2। ठीक है, S1 और S2 हमने दो स्लिट मान लिया, और इन दोनों स्लिट की डिस्टेंस जो है स्मॉल d मान ली। और यहाँ से जो रोशनी जा रही है, यहाँ पे सामने एक्स वाई एक कोई पर्दा रखा हुआ है, इस पर्दे के ऊपर जा करके किसी पॉइंट पी पे हमें जो है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। अब मान लिया हमने पॉइंट पी ये है, और यहाँ पर जो है S1 से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और S2 से ऐसे जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। और जो है इसका S1 और S2 के बीच की दूरी जो दोनों से बराबर दूरी है वो O है। ठीक है, अगर O है बराबर दूरी, तो यहाँ पर देखोगे कि S1 जो पैरेलल लाइन जो खींचेंगे वो, और S2 से जो पैरेलल लाइन खींचेंगे ये, इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो d/2 होगी। ये वाली डिस्टेंस OR जो है d/2 और OQ जो है d/2 होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा S1 से S2 तक d है, तो आधा आधा हो जाएगा दोनों का, क्योंकि ये लाइन बीच की है दोनों की। तो ये d/2 और ये d/2, टोटल मिला के d। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमने माना, इसको मान लेते हैं P से लेकर के O की दूरी जो है x है, क्योंकि हमें PQ की दूरी भी हमें पता करनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि P से लेके O तक की दूरी x है। अब यहाँ पर जो है PQ की दूरी निकालनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा कि x में से PQ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो है दूरी आ जाएगी PQ की। ठीक है ना, PO में से ये ओ क्यू माइनस करेंगे, पूरा का पूरा वैल्यू कितना x है, x में से ओ क्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम नीचे वाला का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया है कि S क्या है, तो S जो है एक नैरो स्लिट है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की, यानी कि
एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशवान संकीर्ण स्लिट है S, और S1 और S2 दो संकीर्ण स्लिट है जो S से समान दूरी पर हैं तथा दो कला संबंध स्रोत की तरह व्यवहार करती हैं, यानी S1 एंड S2 आर टू नैरो स्लिट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S। ठीक है, तो ये S से दोनों समान दूरी पर हैं, और D जो है स्लिटों के बीच की दूरी है, इससे S1 और S2 के बीच की दूरी D है। इसी तरह से कैपिटल D जो है पर्दे के XY की दूरी है, यानी कि यहाँ से ये जो आपका स्क्रीन है और यहाँ पे जो पर्दा है इसके बीच की दूरी जो कैपिटल D मानी गई है। इसके बाद में P जो है पर्दे पर केंद्र O से X दूरी पर कोई बिंदु है, यानी कि केंद्र O जो हमने O माना है, और P पॉइंट वो है जो O केंद्र से किसी P पॉइंट पे वो दूरी है। ठीक है, X एक्सिस पे दूरी है, तो ये X दूरी है। यहाँ से अगर O से P की दूरी माने तो हमने कितना माना है, X दूरी है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, और इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज XY। ठीक है, तो यहाँ पर जो है XY D हो गया, और जो एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम द सेंटर O, तो इस P का वैल्यू को हमने इंग्लिश में यहाँ लिख दिया। अब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारे पास यही डायग्राम था ऊपर भी। अब इस डायग्राम में जो है देखो, आप आराम से समझ लो कि हम एक ट्राइंगल लेंगे S1P। देखिए S1 ये है, ठीक है, P ये है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार हमारा D है, तो हमारा जो है आधार D है, तो हम D रख देंगे, क्योंकि S1Q स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, S, यहाँ पे ये आधार जो है हमारा S1Q है, S1Q यहाँ पर। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, केवल इस ट्राइंगल के ऊपर वाले की, PQS1 या S1PQ। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो S1P स्क्वायर, S1P स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, यानी कि PQ स्क्वायर, ये रहा PQ स्क्वायर, प्लस में आपका Q से S1 की दूरी, Q से S1 की दूरी D है, यानी कि S1Q स्क्वायर, S1Q स्क्वायर। अब S1Q स्क्वायर की दूरी कितनी है, D, तो D रख दिया। पी क्यू स्क्वायर जो है, पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, तो पी और क्यू ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी जो होगी हमारी यहाँ ओ से लेके पी तक में से, अगर मैं एक्स में से D/2 माइनस कर दूं तो ये पी और क्यू की दूरी निकल जाएगी, तो एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब समकोण त्रिभुज दूसरा वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें पी पॉइंट का निकालना है ना, तो पी पॉइंट की ही निकालेंगे हम। और फिर यहाँ पे आर है, तो ये वाली पूरी दूरी ये हो जाएगी पी आर। ठीक है, तो पी आर, अगर मैं बोलूँ पी आर की पूरी दूरी क्या होगी, तो एक्स प्लस D/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस D/2 आ जाएगा, और S2R कितनी है, तो वही है D है। ठीक है ना, ये वाली आधार तो उतना ही है सेम, तो D रख दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गया। समीकरण जो है दो में से एक को घटा देंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन में से S1P स्क्वायर जो इक्वेशन है, इसमें से S2P स्क्वायर में से S1P स्क्वायर को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो केवल 2XD ही बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो है ये x आपका है, ये x है, तो 2x तो हमारे पास आ गए। अच्छा, ये एक प्लस D/2 है, ठीक है, और ये D/2 है, तो D/2 और D/2 मिल करके D हो गया, यानी कि आधा D इधर है, आधा D इधर है, तो दोनों मिला करके एक D बन गया। ठीक है, और इधर x है, इधर x है, तो ये 2x हो गया। हम इसको सॉल्व करने से बचेंगे। ठीक है, फालतू में स्टेप्स नहीं लगाएंगे, स्टेप्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमें पता है कि इसमें से D स्क्वायर में से D स्क्वायर गया तो D स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारे पास से ये वैल्यू आएगी। ठीक है, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इजकल्स टू 2XD। ठीक है, ये सिंपल सा समझ में आ गया कि हमें लिखना कैसे है, डायरेक्ट ही लिख देंगे। अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए आपको पता है कि मैंने क्या बोला कि जब आप घटाएंगे तो x दो बार लिखोगे, और आधा d मिला करके एक बार लिखोगे, तो सारे को एक साथ लिख दोगे। ये हो गया, आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ये रहा और ए माइनस बी ये रहा, यानी कि ए इसमें क्या है, तो इसमें ए जो है आपका ये वाला ए है, ए स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से, और ये हमारे पास वैल्यू है ही, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया। आगे जो है पाथ डिफरेंस, यानी कि पाथांतर जो है हमें निकालना था, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, डिफरेंस निकालना है ना हमें।
पाथ अंतर निकालना है, पाथ का अंतर निकालना है। तो हमारा जो हो जाएगा ये वाली वैल्यू जो है प्लस वाली इसके नीचे आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे। मैथमेटिक्स चल रहा है अभी, तो यहाँ पे आ गया। अब पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास 2x डी अपॉन में S2p प्लस S1p आ गया। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि जो P बिंदु है वो O के बिल्कुल पास हो, यानी कि ये जो P बिंदु है ये O के बिल्कुल पास होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर S की दूरी यहाँ O के पास आ जाए, ये पूरी की पूरी P की पॉइंट जो S2 वाला पॉइंट भी रेखा, ये वाली S2 वाली रेखा भी O के पास आ जाए और S1 वाली रेखा भी O के पास आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो है ये दोनों की वैल्यू लगभग D के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखो डायग्राम में, अगर S1 जो है इसको मैं O के पास ले आऊँ और ये S2 भी है ये O के पास ही ले आऊँ, तो यहाँ पे ये ऐसी ही लाइन बन जाएगी, और ये S1 वाली लाइन अगर O के पास ले आऊँ तो वो ऐसी ही लाइन बन जाएगी, यानी कि दोनों D के बराबर हो जाएंगी, जो कि डिस्टेंस हमारा D है। तो यहाँ के S2p और S1p जो है D के बराबर हो जाएंगी। अगर ये D के बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे, पाथांतर यानी पास्ट डिफरेंस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा D है और ये भी हमारा D है, और हमारे पास इसको D प्लस D क्या करेंगे, 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2x D अपॉन में 2D, पाथ डिफरेंस जो है 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स डी अपॉन में D आ गया, समीकरण नंबर 3। और दीप्त फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो हमारा पाथांतर होगा वो क्या होता है, हमारा होता है 2n इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n लैम्डा बाई 2 बचा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एन लेमडा आ गया। ठीक है, तो एक्स डी बाई डी इजकल्स टू एन लेमडा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर जो है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारा ये एक्स जो माना था हमने ऊपर दो देखोगे तो ये एक्स माना हुआ है, तो इस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स को यहीं छोड़ दें तो हो जाएगा एन लेमडा डी अपॉन में डी। यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक है, और फ्रिंज चौड़ाई जो हमें निकालनी है इस पूरे फॉर्मूले से, तो फ्रिंज विड्थ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो क्रमागत मतलब एक नंबर है तो आगे क्या आएगा, 2 नंबर, अगर 2 नंबर है तो अगला कौन सा होगा, 3 नंबर। तो यानी कि अगर वो x प्लस वन है तो दूसरा क्या होगा, सॉरी एक्स एन प्लस वन है तो दूसरा क्या होगा, एक्स एन होगा। अगर ये x प्लस टू होता तो आपका दूसरा क्या होता, x प्लस वन होता। इस तरह से आपका एक कम हो जाता है, तो क्रमागत दूरी जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्रमागत दूरी जो है यहाँ पर x प्लस वन, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या रह जाएगी, कि हम जो है n प्लस वन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये आ रही है हमारे पास ये। अब यहाँ पर जो है हमें n की जगह क्या लिख रहे हैं, n की जगह जो है n प्लस वन रहेगा, तो n की जगह जो है यहाँ पर हमने n प्लस वन डाल दिया। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ जो है सेम टू सेम, ऊपर वाली लेमडा डी है वो लेमडा डी ही है, और नीचे डी है तो डी है। इसमें n की जगह क्या रखेंगे, तो n की जगह वही है, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चेंज नहीं है, तो ये भी n की जगह सेम रहेगा, तो ये इक्वेशन सेम आ गई। इसको इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास इसको बीटा मान लेंगे, और बीटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस, यानी कि जो है आपका हमने निकालना क्या था, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा मान ली, और बीटा जो है अब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो n प्लस वन है और यहाँ पे माइनस n है, तो n और n जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n प्लस वन है और n माइनस करोगे तो यहाँ पे वन ही बचेगा, इनटू करोगे तो लैम्डा डी ही बचेगा। तो समझ में आ गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, आप सॉल्व करके देखोगे तो बिल्कुल सेम मिलेगा। तो यहाँ पे लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये बीटा जो हमारा आया ये हमारी फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। इसी को हम जो है मैंने आपके ये सारे सब्जेक्ट बना दिए। अब इसमें हवा में इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था इसी के अंदर, कि अगर यदि पूरे उपकरण को पूरी तरह से अपवर्तांक म्यू के तरल में डुबोया जाए, यानी पानी में डुबोया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको, हवा में जो हमारा बीटा होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी, ये लिखा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बीटा जो होता है हमारा ये होता है फ्रिंज विड्थ। लेकिन वाटर में जो है हम जब निकालेंगे तो वाटर में क्या होता है कि आपका म्यू की वैल्यू जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका एक से ज़्यादा होता है वाटर के अंदर। अगर वाटर के अंदर ज़्यादा है यानी तरल में ज़्यादा है, तो हमारा जो बीटा डैश उसको मानते हैं, तो हमारा जो है ये लेमडा क्या लेमडा डैश हो जाएगा, डी बाई डी ये सेम आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पूरे वैल्यू को देखूं तो बीटा डैश इसका थ्रू लेमडा डी अपॉन में डी म्यू हो जाएगा। क्यों, ठीक है ना।
क्योंकि आपका जो है इसकी वैल्यू लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है ये, तो लैम्डा डैश की वैल्यू जो पुट करोगे आप इसमें, तो ये इस तरह का इक्वेशन बनेगा, यानी कि बीटा डैश बराबर आ जाएगा बीटा अपॉन में म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो घटेगी, यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूँ कि अगर उसको पूरी तरह वाटर में डुबोया जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है घट जाएगी। तो ये हमारा जो है उसका आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा रिलेशन है, हमें ये इक्वेशन पता है। वाटर में जो है आपका लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन में म्यू होता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है आपका म्यू की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है वाटर के अंदर। तो हमारा जो बीटा डैश, अगर हम इसकी बीटा मानते हैं तो ये बीटा डैश बराबर क्या, लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा डैश डी बाई डी हो जाएगा। ये इसी को लिख रहे हैं समीकरण को, केवल इस पे डैश लगाया तो लैम्डा डैश, क्योंकि ये वाटर की बात कर रहे हैं तो इसको डैश अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा डैश की वैल्यू पता है, ये वाली इसको पुट करा आपने इस इक्वेशन में तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपली क्या है कि लैम्डा अपॉन में देखो लैम्डा डी अपॉन में डी जो है ये लैम्डा डी और ये डी, ये क्या होता है, बीटा के बराबर होता है। तो ये बीटा हमने लिख दिया, अपॉन में म्यू तो है ही, तो अपॉन में म्यू रह गया। अब हम कह रहे हैं कि फ्रिंज की विड्थ जो है वो रिड्यूस होगी, यानी कि घटेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन बताया, समझ लिया होगा आपने, जितना समझा सकता था मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको। बाकी आपको दिमाग थोड़ा सा यूज़ क्या करना है, पढ़ना है, और जो चीज़ मैंने करा है उसको पेन से खुद करना है, तब जाके समझ में आएगा। व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, सो इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें थ्योरी थ्योरी है, कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर दिष्टकारी जो है वो क्या होता है, तो ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में यानी कि डिस्क धारा में बदल देती है। बस इसका काम यही है रेक्टिफायर का, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह का इसका सर्किट बनता है। ठीक है, ये सर्किट बनेगा, और इस सर्किट को जो है हम समझाते हुए एक थोड़ा सा छोटा सा ये पैराग्राफ जो है लिख देंगे। तो पहले आप यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे लिखा गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना है। 17 नंबर है आपका क्वेश्चन, कितने नंबर है, 1+1+3। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है क्वेश्चन के हिसाब से ही। तो ये आपका आंसर हो गया, ये सर्किट हो गया, इसके नीचे ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके नीचे थोड़ा सा और पार्ट है इसका बचा हुआ, यहाँ तक आपने लिख लिया। सिमिलरली ड्यूरिंग द, इसके बाद में नेगेटिव हाफ सर्किट का जो है यहाँ तक आप लिख दोगे। इसके बाद में इसका जो है डायग्राम भी हमें बनाना है। तो यहाँ पर जो है ये ग्राफ जो बनाओगे आप, इस तरह का ग्राफ जो है आपको इनपुट और आउटपुट का बना दोगे ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अगले की बात करें तो इसका हिंदी वर्जन जो है वो भी हम देखेंगे, दिष्टकारी क्या है। तो दिष्टकारी जो है ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर जो है दिष्टकारी का ये सिंबल है, मैंने ऊपर ही दिखाया था आपको। उसके बाद में अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए जो निवेशी निर्गत विभव का आरेख जो हमने बना दिया, कार्य विधि जो है यहाँ पे मैंने लिखी है। तो इसको जो है आप इस तरह से लिख दोगे। पूरा समझ लेना, यहाँ पे आराम से एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पहला पैराग्राफ जो है यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करोगे, और इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और इसका जो है आपको एक और ग्राफ जो बनाना है उसको ज़रूर बनाओगे। तो यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ ये है, इसको भी पढ़ लेना ताकि समझ में आ जाए, और इस तरह का ग्राफ जो है आप बना दोगे। क्लियर हुआ आपको, ये ग्राफ जो है इस तरह से आप बना दोगे। इसके बाद में 18वें का ए पार्ट और बी पार्ट दो क्वेश्चन हैं। इसमें आपको शो करना है एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी इज़ 1/2 साइकिल इज़ 2 I0 अपॉन में पाई होती है। तो हम ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, किसी परिपथ में बहने वाली प्रतिवर्ती धारा को हम देते हैं I=I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी देते हैं। अत्यंत अल्प समय dt के लिए परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को नियत माना जा सकता है, अतः dt समय में परिपथ में बहने वाली आवेश जो है वो हो जाएगा dq=I dt। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, पहली वाली लाइन को, कि अल्टरनेटिव करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज I=I0 साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है कांस्टेंट और हैंस द सर्किट फ्लोइंग इन द dt। ठीक है, यहाँ तक ये dt तक का है। तो इसके बाद में ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी इसकी। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है अर्ध चक्र में परिवर्तित धारा का औसत मान हमें निकालना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन हाफ साइकिल इक्वल्स टू होता है चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम 0 to T/2 अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 0 से 2 T/2 तक बहने वाले आवेश बटे में कुल समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम निकाल लेंगे, इनको इंटीग्रेशन करना है, सभी को पता है इसकी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करके ही निकाला जा सकता है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपकी वैल्यू आ गई, क्योंकि 0 से T/2 में I dt लेंगे, I dt हमारा ये रहा। इसको हम जो है
कर लेंगे समाकलन, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन करते हुए जाएंगे, लिमिट लगा देंगे और इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। मैथमेटिक्स आपने खूब पढ़ी है, पूरा सॉल्व करते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देख लो, पहले यहाँ पे देख लो, इतना पॉज करके देख लेना। इसके बाद में लाल वाले पे आते हैं, तो यहाँ तक आओगे और लास्ट में जो हमें ये प्रूव करना था यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हैंस द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज 1/2 साइकिल की वो होती है 2I0 अपॉन में पाई। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सभी जगह पे इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको समझना है तो समझ लेना, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इस लाइन की इंग्लिश यहाँ लिख रखी है, इस पूरे लाइन की इंग्लिश यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये छोटा वाला भी, ये यहाँ पर भी ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पूरे लाइन की इंग्लिश इसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये जो इंग्लिश है वो इसकी है, इनकी। और ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले का इंग्लिश वर्जन है। बाकी आपका जो मैथमेटिक्स लागू होगा, तो मैथमेटिक्स में तो इंग्लिश क्या हिंदी क्या बराबर। तो यहाँ पर जो है इसको समाकलन कर लोगे। अब यहाँ पर जो है आप इसका लास्ट में बता दोगे कि ये 2I0 अपॉन में पाई होता है, जो कि हमें बताना था। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि बी पार्ट में इसने बोला है कि यह भी सत्यापित करे कि पूरे चक्र में AC का औसत मान शून्य होता है, यानी कि AC इज फुल साइकिल इज जीरो, ठीक है। किसमें? एवरेज वैल्यू, किसमें? फुल साइकिल में। तो इसमें भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का हमारा पता है, फुल साइकिल होगी तो यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। क्यों होगा ये जीरो? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा साइकिल आया यहाँ तक, और जितनी साइकिल ये आया उतना वापस चला गया, तो इसलिए जीरो हो जाएगा इस पूरे टी टाइम में। तो यहाँ पर जो है I=I0 ओमेगा टी, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। और ओमेगा जो है कोणीय आवर्ती यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा टी जो है इसको हम 2 पाई के बराबर कर सकते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन टी, जो कि आवर्तकाल है यानी कि साइकिल पीरियड है। और आई एवरेज निकालेंगे, फिर से आपका इंटीग्रेशन चलेगा, तो जीरो से टी आई डी टी अपॉन में टी, और एवरेज जो है आप निकालोगे तो इसको आप 1/t को बाहर निकाल लोगे, जीरो से टी तक का इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो 3 स्टेप में आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आगे आपका लिमिट लगा करके सारी की सारी वैल्यूज़ को निकालोगे, पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओगे। यहाँ पे कोस में फॉर्म, कोस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और कोस की वैल्यू जो है हमारी 2 पाई की क्या हो जाएगी? 1, और कोस जीरो की 1। तो हमारे पास जो है फाइनल में कोस 2 पाई की वैल्यू 1 और कोस जीरो की 1 आ जाएगी, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि आई एवरेज जो है वो हमारा जीरो आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हुआ, समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप देख लिया आपने। ये डायग्राम बनाओगे बी पार्ट में, उसके बाद में ये बता दोगे आई की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा का पूरा। उसके बाद में यहाँ से ये वाला पूरा क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद में ये वाले स्टेप्स करोगे, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, और यहाँ पे लास्ट में ये स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो है अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 19 का ए पार्ट। ड्रॉ करना है आपको एक कंपाउंड स्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि आपका जब एक आरेख बनाना है जब अंतिम प्रतिबिंब निकटतम बिंदु पर हो, और एक इसी का जो है आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है जब इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जो जिसका डायग्राम ये पूछ रहा है उसी डायग्राम का जो है आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो ए और बी पार्ट बना दिया है। तो देखो ए पार्ट के लिए ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये डायग्राम जो है आपका, देखो मैंने एक ही में सारा कर दिया है कि डायग्राम से ही हम इसको शो करेंगे ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो हमें निकालनी है, तो वो आवर्धन क्षमता हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो ये ए पार्ट का जो डायग्राम पूछ रहा है वो डायग्राम इसी पार्ट में भी बना दिया है, यानी कि इस पार्ट में भी ये डायग्राम बनेगा और उसमें भी बनेगा। तो क्यों दो जगह बनाऊँ, एक ही जगह बना देते हैं। तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो है ए पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। और बी पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो बी पार्ट जो है आपका, इस बी पार्ट का एक्सप्रेशन जो है मैग्नेटिक पावर निकालना है। तो हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं, पूरी चीज़ें लिखेंगे। एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है, एम बराबर हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये तो सिंपल है, जो हमने ऊपर देखा है, चित्र दिखा रखा है, सबके वैल्यू दे रखी है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो डायग्राम बन जाएगा इस तरह का, और ये आपका जो चित्र है, ठीक है। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को स्पष्ट करते हुए जो है अल्पतम दूरी पर जो बनता है दृष्टि से, वो बनेगा। यहाँ पर जो है आगे के स्टेप्स जो है मैंने लिखे हैं उनको आप नोट करोगे। यहाँ से आगे और बढ़ते हुए इंग्लिश मीडियम के लिए भी सॉल्यूशन है, ये नीचे की तरफ दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद में आपको जो है लेंस सूत्र के अनुसार चलना है, और फिर जो है आपका लेंस सूत्र पार्ट 20 वो छोड़ दो, पार्ट 20 की ज़रूरत नहीं है आपको करने की, इसको तो आप हटा दो। यहाँ पे से लेंस सूत्र के अनुसार कर दो, केवल इतना। लेंस सूत्र के अनुसार जो है आप नेत्रिका के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/v - 1/u = 1/f होता है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली जो है इसको सॉल्व करते हुए जाना है, और इसके बाद में जो हमारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, वो ये वाली इक्वेशन जो है आ जाएगी। अब इसी को हमें थोड़ा सा और जाएंगे नीचे, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे को जो है ये माइनस में है, ये प्लस में कर देना है, और डी भी लाना था।
तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो हमारे को जो लास्ट में प्रूव करके देना है तो ये इक्वेशन है, रेड कलर में जो हमने कर रखा है ये हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह है उसको जरूर हमें देखना है, तो उसके बाद में ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से आपका जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और आपको जो ए पोर्शन का डायग्राम बनाना है वो ये बनाना है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के लिए वो डायग्राम ए पार्ट में ये बनाएंगे, बी पार्ट में भी ये डायग्राम बनेगा। तो आपको 2 बार डायग्राम क्यों बनाना, जब आपको पूछा, मतलब मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में बनाना होगा तो ये डायग्राम 2 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डायग्राम आपका दोनों क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें प्रूव करोगे। तो जो अभी मैंने ऊपर बताया प्रूव करने के लिए, वैसे के वैसे नीचे प्रूव किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर दोगे, इसको छोड़ दोगे यहाँ पर। यू may रिकॉल द लेंस फार्मूला, या फिर बाई लेंस फार्मूला लिख करके, फॉर आई लेंस वी कैन राइट, ये वाला फार्मूला तो पता ही है, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। उसके बाद में हम जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, और हमारे पास जो है फॉर्मूले में ये आ जाएगा, और इसमें जो है माइनस और प्लस वाला जो चिन्ह होता है मैंने आपको बताया था। तो आपका मैग्नीफाइंग पावर जो हमें ये प्रूव करनी थी ये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये फाइनल जो वैल्यू प्रूव करनी थी ये आएगी। तो इस तरह से आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपने इन सब्जेक्ट्स का देख लिया होगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को जरूर देखें। बाकी आने वाले समय में आपके जितने मैक्सिमम कमेंट आएंगे, जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको सबसे पहले डाला जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना शेयर करते हैं, आपके कितने दोस्त लाइक करते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी कमेंट करते हैं, ताकि आपके सॉल्यूशंस को इंग्लिश और हिंदी वर्जन में कंप्लीट कराया जाए। आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको इंग्लिश में चाहिए हिंदी में, ताकि हमें भी पता चले कि कितने इंग्लिश में चाहते हैं और कितने हिंदी में चाहते हैं सॉल्यूशन को। ये पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपने देख लिया। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो भी कमेंट आप कर दें, मैं पीडीएफ जो है आपको फिर बता दूंगा कि कब मिलेगी और किस वीडियो में मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या आपको करना होगा। तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हम लोग जो हैं आपको इन पीडीएफ्स को, आपके सारे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके। अगर आप पूरा पीडीएफ चाहते हैं ये इस आंसर का, तो काफ़ी लंबा वीडियो है, तो आप आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम कमेंट, लाइक्स पे आपको जो है ये पीडीएफ डाला जाएगा। इसका पासवर्ड जो है कहाँ पे बताना है, किस वीडियो में बताना है, उस वीडियो में हम बता देंगे। जिस इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कोई भी एक वीडियो छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे एक पासवर्ड छूट रहा हो, जो कि एक पीडीएफ फाइल का होगा, जो कि सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको। तो इसकी पीडीएफ फाइल तो मैं डाल दूंगा, लेकिन वो खुलेगी नहीं आपसे, क्योंकि उसका पासवर्ड जो है किसी दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। आप अगर फिजिक्स का पासवर्ड चाहते हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो आपके बायोलॉजी वगैरह जो ये सब आपके सब्जेक्ट हैं साइंस स्ट्रीम के, उनको ज़रूर देखिए। उनमें ही ये इसमें इसका पासवर्ड जो है बता दिया जाएगा कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए क्या पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसका पासवर्ड जो है दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वाकई में उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं तो उनको ये पासवर्ड जो है पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। आने वाले समय में आपके और भी सब्जेक्ट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।